Hello dear, myself Abnas. I am a student of chemistry. Today I want to share my knowledge with you. Today we discuss about the chemical kinetics. It is a very important topic and easy topic. तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल्स और बड़े इजी ही क्वेश्चंस हैं जिनको हम बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आपका केमिकल काइनेटिक्स जैसे यूनिट आती है तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए जिसमें हम आपका द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो किसके बारे में आप डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो रेट, अब रेट को आप डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, रेट की कभी कभी आपका जब कहते हैं ना बड़ा हमारा दिन अच्छा होता है तो हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि डिफाइन द टर्म रेट। तो रेट के बारे में अपना डेफिनेशन तुम क्या लिखोगे, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। तो रेट को हम कैसे लिखेंगे, रेट को इस तरीके से करते हैं बेटा कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, ये सभी को याद भी होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। तो मेन जो चीज़ याद रखने वाली है वो आपको यहाँ से ये याद रखनी है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये यूनिट याद रखने बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या आपका ये भी आपको MCQ में, किस में बेटा, MCQ में पूछ ली जाती है, ये वाली और ये वाली दोनों ही बड़ी इम्पोर्टेंट है MCQ के हिसाब से। क्यों है MCQ के हिसाब से, इस तरीके से तो दोनों आपसे पूछी जाती थी कि आपका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, टाइम इनवर्स, ये आपका ऑरली वैसे हो जाती है, एंड मोल पर लीटर पर सेकंड ये हो जाती है। इतना भी याद रखना बेटा, मोल पर लीटर पर सेकंड एक आप आगे चल के टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हिसाब से आपकी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस रहेगी, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी, जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन रहेगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसकी जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की एंड रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट दोनों सेम होती है। क्या होती है, दोनों के दोनों सेम होती है। इस बात का विशेष तौर पर याद रखें, ये दोनों सेम होती है। किस किस के लिए, ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए ये बड़ी सेम रहती है दोनों के दोनों। आगे चलते हैं, एवरेज रेट का ऐसा कोई नहीं, बस एक एक नंबर की कभी कभी हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गिव द डिफरेंस या राइट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट क्या होती है, इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम, एंड इंस्टेंटेनियस द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बस इतना याद रखना दोनों को, सिर्फ इसको एवरेज लिख रहे हैं तो एवरेज के लिए सिर्फ आप रेट में क्या लिख दे बेटा, डेल, डेल R ओवर डेल T, एंड प्रोडक्ट में लिख दें माइनस डेल, सॉरी P बेटा माइनस आएगा रिएक्टेंट के आगे, माइनस रिएक्टेंट के आगे आएगा, एंड डेल P ओवर डेल T। ये तो हो गया एवरेज के लिए। अगर आपको इंस्टेंटेनियस लिखनी है तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको क्या लिखना होगा बेटा, उसके लिए लिखना होगा माइनस डेल DR ओवर DT एंड DP ओवर DT। इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसे फैक्टर जो किसी केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं बेटा, आपसे कोई ज़्यादा बड़ा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई इतना बड़ा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड राइट द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो राइट द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो यही हैं, आप इनको लिख सकते हैं ये वाले। कि अब ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस को बेटा, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट किसी रिएक्शंस को कैसे इफेक्ट डालेगा। तो तुम्हें पता है कि अगर कोई रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस, की जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम रिएक्टेंट कहते हैं।
अगर रिएक्टेंट का नेचर क्या हुआ भाई, ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन हाईली करेगा, और किसी रिएक्टेंट का नेचर क्या है, लो है, तो वो रिएक्शन का रेट क्या रहेगा, लो रहेगा। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या बेटा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है आपकी ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है अगर स्मॉल है तो रिएक्शन भी वेरी स्लो होगी। अब टेम्परेचर की, जैसे आपने देखा कि गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है, ठंडे पानी में लेट घुलती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर का भी इफेक्ट हो गया कि आपका टेम्परेचर से भी क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और कंसंट्रेशन में आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पर भी डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन जल्दी होगी, टेम्परेचर कम रहेगा तो रिएक्शन स्लो होगी। प्रेजेंस ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर का भी यही मतलब हो गया, पानी ठंडा था तो प्रेशर ज़्यादा था, पानी गर्म है तो प्रेशर कम होगा। तो प्रेजेंस ऑफ प्रेशर एंड ऑफ कैटालिस्ट, अब प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, अब प्रेशर का तो हो गया, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में अब क्या है, अब कैटालिस्ट का क्या बेटा, अगर कैटालिस्ट रहेगा, कैटालिस्ट रहते हैं दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसे हम क्या है कि वो कैटालिस्ट होते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस है ये वगैरह है, तो इनमें आपका क्या होता है कि आपके रिएक्शंस के रेट को, वो आपका हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक्स करना। एंड सरफेस एरिया, तो आपको पता है कि अगर हम चाय किस में पिए बेटा, गिलास में पियेंगे तो लेट, अगर हम उसे किसी प्याली वगैरह में, या जैसे हम गांव देहात में कहते हैं ना कटोरा, कटोरा में अगर पी लें तो इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी पी सकते हैं। अब उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका, ये सीधा सीधा है, कोई इसमें खास वो आपको कुछ करना नहीं है। रेट लॉ क्या है, रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, रेट लॉ ये कहता है कि जो आपकी रिएक्शंस का रेट है, क्या है आपकी रिएक्शंस का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी बेटा, तो आपने देखा कंसंट्रेशन टर्म है, एक आपकी ए है और एक आपकी बी है, प्रोडक्ट विद देयर स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये है रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या है बेटा, ये रेट लॉ ऑफ मास एक्शन है। जब अगर रेट लॉ कहेंगे तो आपका ये क्या रहेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहती है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई क्या रहेंगी आपकी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहेंगी। अगर इनकी जगह पर, अगर इनकी जगह पर, किनकी जगह पर, एक्स एंड वाई की जगह पर, अगर बेटा आप यहाँ पर क्या रख देते थे, अगर एक्स एंड वाई की जगह पर एक्स की जगह पर ए रख देते और वाई की जगह पर स्मॉल बी रख देते, तो ये आपका रेट लॉ मास एक्शन कहलाता, क्या कहलाता, रेट लॉ मास एक्शन, यही कि यही ये क्या बन जाता, रेट लॉ मास एक्शन बन जाता, रेट लॉ मास एक्शन। वैसे इसका खास आपका पूछा नहीं जाता है, बट ये आपको बता दिया गया कि अगर आपके स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी अगर पावर में आ जाते हैं आपकी कंसंट्रेशन टर्म के, तो वो समझ लेना आपका रेट लॉ ऑफ मास एक्शन है। और एक्स और वाई अगर दे रखे हैं तो वो आपकी कंसंट्रेटेड टर्म है, जैसे कि यहाँ पर ए और बी स्टीचियोमेट, बट यहाँ पर एक्स एंड वाई है, तो इसका मतलब ये कंसंट्रेटेड टर्म है, तो ये रेट लॉ है। और रेट लॉ का जो दूसरा नाम है, रेट लॉ को बेटा हम और किस नाम से जानते हैं, रेट लॉ मास इक्वेशन, इसको या रेट इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको सीधा सीधा कह सकते हैं रेट इक्वेशंस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रेट इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे चलते हैं बेटा, अब आपका यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ध्यान से देखो बेटा, अभी वापस आइए यही। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने देखा रेट लॉ में, आपने देखा कि रेट इज डायरेक्ट आपका क्या है, इज इक्वल टू है के इंटू एक्स, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वहाँ। तो हमने देखा कि रेट लॉ क्या कहता है कि जो आपका रेट लॉ कहता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के एक्स एंड आपका बी की पावर वाई। तो बेटा जो एक्स और एंड वाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर हम इनका प्लस कर दें एक्स प्लस वाई, तो ये रहते एन के इक्वल, और एन को कहते हैं बेटा हम आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्या है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बस इतना याद रख लो, इससे ज़्यादा आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लें, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टर्म ऑफ रिएक्टेंट,
इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी आप लिख देंगे तो भी आपका हो जाएगा। तो x + y = n। अब मॉलिक्यूलरिटी, अब जैसे आपने देखा भाई ये रिएक्शन लिखी हुई है आपके पास, क्या लिखी हुई है, ये रिएक्शंस का एक जनरल एग्जांपल दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलरिटी में और रेट ऑफ रिएक्शन में यही फ़र्क है कि मॉलिक्यूलरिटी में सिर्फ ये पता चलता है जैसे हमारे पास ए और बी यहाँ दो रिएक्टेंट हैं, तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो रहेगी क्या आपकी बेटा डाई या बायोमोलिकुलर, कैसी रहेगी बायोमोलिकुलर, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलरिटी, कि किसी भी रिएक्शंस के जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हैं किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यानी एटम हो सकते हैं, आयन है और मॉलिक्यूल्स हैं, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर ऑफ ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो इतना कुछ याद करने की आवश्यकता है ही नहीं बेटा आपको, सिर्फ आप इतना याद करें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन डिफाइंड द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, की किसी रिएक्शन में जितने रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट करते हैं उनका नंबर ही क्या कहलाता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस कहलाता। बेटा अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद करेंगे, यूनिट ऑफ nth रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ nth रेट कांस्टेंट की यूनिट आप ये याद करें पेपर के हिसाब से, ऐसे भी लिखी मिल सकती है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रहती है आपका, कंसंट्रेशन की यूनिट रहती है आपकी मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की जो यूनिट है, कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं, एन तो हो गई मोल और वॉल्यूम के लिए हो गई लीटर। अब उसकी पावर दे रखी है तुम्हें कितनी बेटा, n-1, 1 माइनस में n, और ये हो गया टाइम, टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स। तो ये ऐसे भी लिखी आ सकती है, कैसे लिखी आ सकती है, इस तरीके से भी लिखी आ सकती है। तो दोनों किसकी बेटा, यूनिट ऑफ nth ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए, किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस में n सेकंड इनवर्स भी लिखा सकता है, दोनों सही है, ऐसे लिखी आ जाए या ऐसे लिखी आ जाए। अब बेटा देखो अगर हमारे पास, अब जब हमने देखा कि n x एंड y की वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यदि हमारे x और y की वैल्यू यानी n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n पता चल गया आपको, यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अगर आपके n की वैल्यू, अगर आपके n की वैल्यू क्या हो जाए, अगर आपके n की वैल्यू 0 हो जाए तो रिएक्शन क्या रहेगी, जीरो ऑर्डर की, किसकी रहेगी, जीरो ऑर्डर की। अगर n की वैल्यू कितनी हो जाए 1 तो फर्स्ट ऑर्डर की, अगर n की वैल्यू कितनी हो जाए 2 तो सेकंड ऑर्डर की। तो हम क्या देख रहे थे बेटा, जब यहाँ पर n की वैल्यू बदलेगी तो ये यूनिट k की यूनिट भी बदलेगी, तो इससे हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू, यानी डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट वैल्यू रहेगी। तो इसी से हम क्या करेंगे आपके बेटा, आप देखो nth ऑर्डर के लिए तो ये हो गई, तो nth के लिए मैं इसके पीछे भी लिख देता हूँ बेटा, जो दूसरे तरीके में आपसे पूछी गई है। तो nth के लिए ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, बिल्कुल ऐसे भी लिखी जा सकती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस में n सेकंड इनवर्स, ऐसे लिखी जा सकती है, दोनों सिमिलर है। उसके बाद बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कॉस्ट, जीरो ऑर्डर के लिए देखो, तो जीरो ऑर्डर के लिए मैंने कहा था अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कि जीरो ऑर्डर के लिए एंड रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए दोनों के लिए यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, कि आपका हो गया यहाँ। तो जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट और रेट कांस्टेंट यानी के की यूनिट आपके लिए क्या है, रेट कांस्टेंट को क्या कहते थे बेटा हम यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते थे, क्या कह देते हैं हम आपका वेलोसिटी कांस्टेंट पे। आपका जीरो ऑर्डर के लिए याद रखना इतनी हो गई मोल पर लीटर, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स, एंड आपका बेटा क्या है, आप देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो बेटा इनको आप बड़े प्यार से याद रखना, इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इनमें से एक टॉपिक हरियाणा बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बेटा के है, आपके डायरेक्ट फॉर्मूले तो इनको याद रखना, हाफ लाइफ के लिए ये वाला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का। तो इंटीग्रेटेड के की वैल्यू यानी आपका क्या है, के की वैल्यू है क्या बेटा आपका आर नॉट माइनस में आर अपॉन में टी,
तो आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है एंड आपका टी हाफ ये है टी हाफ हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखें फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हो गया बेटा आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये फॉर्मूले याद कर लो बेटा आप डायरेक्ट, क्योंकि इनसे ही न्यूमेरिकल आपका आता है, इनसे ही न्यूमेरिकल आपका आता है। तो आपका हो गया यहाँ पर क्या, आपका हो गया ये वाली वैल्यू के की वैल्यू 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नॉट। इसको बेला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को अगर यहाँ 2.303 नहीं रखते हैं तो ये वैल्यू ऐसे भी लिखी जाती है आपकी, कैसे कि k इज इक्वल टू लिन अपॉन में टी और आर नॉट अपॉन में आर, इस तरीके से भी लिखी जाती है। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, बट आपके बोर्ड में तो यही पूछी जाएगी आपसे ज़्यादातर, इसी से न्यूमेरिकल आता है। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा सीधा सीधा 0.0693 अपॉन में के एंड अन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेस, यानी जब आपकी कैसे कह दे भाई एन इतना हो इतने ऑर्डर की, तो उसमें आपका कितना सब्सटेंस बचेगा, तो उसके लिए बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला ये आपकी न्यूमेरिकल करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा कि एन हाफ लाइफ, यानी आपसे कह दे कि आपसे जैसे टी हाफ कह दिया, तो टी हाफ का मतलब यहाँ आपने रख दिया कितना बेटा, आपने वैल्यू रख दी √2 आ गया, यानी आपका टी हाफ की वैल्यू √2 आ गई है। तो आर नॉट वो उसने से क्या कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी इतना बचा हुआ। तो इस तरीके से एन हाफ लाइफ्स यानी एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कोई भी हाफ लाइफ एन की वैल्यू दे रखी हो आपको, मैंने दे दिया तो टी हाफ दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ 1/3 दे दूँ तो 2 की पावर 1/3 आप कर सकते हैं, 2 की पावर क्या कर सकते हैं 1/3 कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, किसके साथ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। तो रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ए की पावर n-1। तो ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा आपकी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। जब आपको टी हाफ पता हो और इनिशियल कंसंट्रेशन आपको उसके बीच में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ से आपको फॉर्मूले से किसको बेटा न्यूमेरिकल करने में बड़ी मदद मिलेगी। टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ए 1 अपॉन में ए की पावर n-1, 1 अपॉन में ए की पावर n-1। बार बार याद रखना n क्या है बेटा आपका, n है आपका यहाँ पर क्या रहेगा n, ए तो कंसंट्रेशन हो गया, n यानी आपको जो रिएक्शंस का जो आपका टाइप रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस n इज द हाफ लाइफ, यानी टी हाफ दे रखा, तो यहाँ पर हाफ की वैल्यू n की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ध्यान से देख लो बेटा दोबारा से कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, n हाफ लाइफ यानी कोई भी हाफ लाइफ दे रखा हो, और अगर टी हाफ के बीच में और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकालना हो तो टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन में 1 अपॉन में ए की पावर n-1। इसका आगे यूज सिखाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, सीधा सीधा पूछा जाने वाला और MCQ में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन विच नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी सच में वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यानी अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम्स रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो बेटे एक बात मेरी ध्यान से सुने, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि भाई हमारा कोई प्रोग्राम है तो और वहाँ पर क्या नहीं है, लेडीज़ नहीं रहती हैं, तो लेडीज़ नहीं रहती तो क्या करते, कुछ जेंट्स लेडीज़ वाले कपड़े पहनकर उस पार्टी का पूरा आनंद बना देते हैं। तो इसी तरीके से इसका मतलब हो गया ना होते हुए उसकी कमी को पूरा करना किसी वजह से सर्टेन कंडीशंस पर। तो ऐसी रिएक्शंस जो एक्चुअल में तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट किसी सर्टेन कंडीशन पर वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह क्या करती है, बिहेव करती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सुडो केमिकल रिएक्शन या सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जाम्पल बेटा आपका क्या है, मिथाइल एसीटेट कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, मिथाइल एसीटेट। तो आपका H2O के साथ तो आपको क्या देगा, एसिटिक है आपका एसिड देगा और इथेनॉल दोनों देगा। अब टेम्परेचर, उसके बाद चलते बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपका इसके बारे में आगे हम
डायरेक्ट पढ़ेंगे टोटली। कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ टू रेट ऑफ रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट 10 डिग्री केल्विन। यानी आपका जिस पर रिएक्शन हो रही है उसके बीच का जो डिफरेंस है कितना, 10 डिग्री का बेटा। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, इट इज द काइनेटिक एनर्जी पजेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल यानी जब आपके पार्टिकल टकराते हैं उससे प्रोडक्ट बनने का चांस जिस एनर्जी पर रहेगा उसको कहते हैं इट इज द काइनेटिक एनर्जी पजेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। अरेनियस इक्वेशन को बेटा देख लो, सीधा सीधा आपसे एमसीक्यू में पूछी जाएगी अरेनियस इक्वेशन, ज़्यादा से ज़्यादा तो एमसीक्यू में पूछी गई। के इज इक्वल टू ए की पावर, सॉरी के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या फ्रीक्वेंसी। बेटा अब याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपकी बार तो सीबीएसई में पूछा गया था इस तरीके से कि भाई ए क्या है, तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर गैस कांस्टेंट एंड टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ग्राफ है बेटा आपका ग्राफ लिंक भी तो आपको क्या, और आपका लिंक के यानी के साथ एंड आपका आई टी, तो द स्ट्रेट लाइन हो स्लोप इज, स्लोप क्या रहेगा उसका, ई ए अपॉन में आर टी। कोलिजन थ्योरी, तो कैटलिस्ट आपको पता आती है बेटा, द कैटलिस्ट क्या होते हैं, सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एंड परमानेंट चेंज। तो आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में आप अपने उसमें पढ़ लेना, यहाँ से ऐसा खास क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया। तो बेटा देखो यहाँ से क्वेश्चन था डिफाइंड द रेट, तो रेट को डिफाइंड कर देंगे आप, क्या है भाई रेट का डिफाइंड कर देंगे उसके तरीके से। इस फॉर्मूला ये वाला लिखें तो लिख दो, नहीं तो सीधा सीधा आर इंटू पी, तो आपका डी आर ओवर डी टी। इस तरीके से इतना थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारा भी कॉन्सेप्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप क्या कहेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस डी आर ओवर डी टी टेंस टू आपका डेल पी अपॉन में डेल टी के बराबर, सीधा सीधा हो जाएगा। बेटा 2012 में पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस सिस्टम, तो मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको दोनों की डेफिनेशन, बस वहाँ पर एवरेज टाइम है और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस, तो सीधा आके ये फॉर्मूले लिख देना, ये दोनों डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट बेटा आपका 2012 के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन में आपको लिखना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को आपका रेट ऑफ रिएक्शंस में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप आंसर में क्या लिखेंगे, ये वाला पोर्शन लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता होगा कि डेल का साइन लगाएंगे, जो स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहते हैं उसे डाउनवर्ड लिखेंगे, 1/2 करके। तो यहाँ कोई है नहीं तो यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके आगे 2 है तो 1/2 करके, और रिएक्टेंट के सामने कंसंट्रेशन को माइनस में शो करेंगे, किस में शो करेंगे, माइनस। तो इसके बाद ये लिखेंगे, इसका सीधा सीधा आंसर है। इस इतनी वाली टर्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, थ्योरी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लो मैं इसके आपके लिए इसको कट कर देता हूँ, इस थ्योरी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थ्योरी को याद करने की कोई नीड नहीं है, तो थ्योरी को याद नहीं करना, बस सीधा ये याद करो कि ऐसे कोई रिएक्शन आएगी तो उसका इस तरीके से, यानी 1/2 डेल एच अपॉन में डेल टी, डेल H2 अपॉन डेल टी एंड डेल I2 अपॉन में डेल टी, बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चंस है यहाँ से ये वाला, एनसीईआरटी में है, तो मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बेटा इतना बड़ा क्वेश्चंस नहीं आएगा, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप क्या करेंगे, ये वाली टर्म लिख देंगे भाई, आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ आपका जो भी रिएक्टेंट, टेम्परेचर, आपका प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ आपका एयर सरफेस एरिया, प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो उसके बाद बेटा सीधा सीधा आ गया रेट इक्वेशंस, तो वही मैंने अभी बताया ना आपको थोड़ी देर पहले कि जो आपका क्या है रेट लॉ है उसको रेट इक्वेशंस भी कह देते हैं। एक्सप्लेन द रेट लॉ और रेट इक्वेशन, तो सेम टू सेम कुछ नहीं, आपको ज़्यादा नहीं कहना, सिर्फ आपको क्या लिखना है, इसके लिए इतना बड़ा आंसर दे रखा है तो इतने बड़े आंसर की कोई आवश्यकता नहीं है, इतने बड़े आंसर की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप क्या लिखेंगे, आप सीधा सीधा लिखेंगे कि आपके पास क्या है बेटा, आपकी एक रिएक्शन है, आपके पास एक रिएक्शन है आर, यानी इस तरीके से लिख लीजिए ये वाली रिएक्शंस, आप मेरे का इस जहाँ मैं आपको साइन मारता हूँ वहाँ से, कि आपने एक जर्नल रिएक्शन ले ली, ये वाली जर्नल रिएक्शन के अनुसार सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के हिसाब से सीधा सीधा ये वाले लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ये लिख दिए बस।
अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो आप यहाँ कर लिख देंगे भाई। अब आप ये ज़रूर लिखना बेटा, क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन में आप अलग अलग करके लिख दें। कैसे कि वेयर ए आपका क्या है, आप इस तरीके से अलग अलग करके लिख दें। ए कंसंट्रेशन ऑफ टर्म ए एंड डे, अब ब्रैकेट में बी बराबर क्या, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट बी, आपका एक्स एंड वाई आर द एक्सपेरिमेंटल फाइंडमेंट। बस हो गया सर रेट इक्वेशन, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट बेटा, डिफाइन द रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। रेट कांस्टेंट क्या है, अब आपको पता था भाई रेट कांस्टेंट क्या है, तुम सबने देखा अभी थोड़ी सी देर पहले। रेट कांस्टेंट यही तो था आपका क्या, कि रेट आर इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। अगर मान चलो ये मेरी वैल्यू एक्स एंड वाई, ए एंड बी की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, ये 1 हो जाए, कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा रेट है अगर 1 हो जाए तो जो हमारा रेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इज यूनिटी। जब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, भाई नॉर्मल सी बात है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट द फास्टर द रिएक्शन, अच्छी बात है। तो ये यहाँ से एमसीक्यू के लिए भी याद करना। ईच रिएक्शन हैज़ ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, बिल्कुल आपने देखा था भाई, वहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड इनवर्स रह गई, और वहाँ पर क्या हो गया बेटा, आपका जो लीटर है वो आ गया, और मोल पर लीटर, मोल इनवर्स एंड लीट आपका सेकंड इनवर्स हो गया। अब नेक्स्ट देखो बेटा, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि ऐसा पीरियड जिस पर कोई रिएक्शंस क्या रह जाए, आधी हो जाए, क्या हो जाए, आधी हो जाए, या हम ऐसे कहते हैं कि जिस टाइम पर किसी भी रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधी हो जाए। जो उसकी मेन थी, जैसे मान चलो 1 लीटर था तो वो आधा लीटर हो जाए, तो उस समय को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज़ द सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट एक्स एंड वाई का सम है। एंड आपको भाई उसके बाद देखा, ये आपका हो गई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यानी टोटल नंबर ऑफ, ये आपको याद हो गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस, उसे हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया हाउ, बिल्कुल बेटा यहाँ से इसको याद रखना, कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस को मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री, देखो बेटा जो रिएक्शंस आपके सिंगल स्टेप में हो जाए तो वो तो है एलिमेंट्री, बट जो क्या है एक से ज़्यादा स्टेप में हो, जैसे क्लोरीनेशन है, तो ये जो रिएक्शंस हैं ये है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हाउ एलिमेंट्री रिएक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, तो सीधा सीधा कह दो, एलिमेंट्री रिएक्शंस कंप्लीट इन अ सिंगल स्टेप एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कंप्लीट इन द नंबर ऑफ स्टेप। यानी वो एक से ज़्यादा रिएक्शंस में, एक से ज़्यादा स्टेप में क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। तो सीधा सीधा आपके सामने हो गया बेटा ये क्वेश्चन, हो गया कि नहीं हो गया। तो नेक्स्ट है बेटा आपका आगे, ये हो गया कॉम्प्लेक्स में। तो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बेटा बिल्कुल एक एग्जाम्पल आप 100% याद रखो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, यानी आपका क्या, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, तो क्या है, हैवर प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पर अमोनिया N2 एंड H2 टोटल तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, एंड सिंगल रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगी, 1, तो वो क्या रहेगी, मोनोमोलिकुलर, कैसी रहेगी, मोनोमोलिकुलर रहेगी। तो नेक्स्ट बेटा आगे देखो, बड़ा बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप बेटा अगर ये वीडियो नहीं देखा तो पछताओगे बाद में। आपसे फिर मैं कह रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस को मैं कह रहा हूँ मैंने बार बार पढ़ो, आपके पेपर के लिए बड़े ही हेल्पफुल हैं, पेपर के लिए बड़े ही हेल्पफुल हैं। तो आप डिफरेंस ज़रूर याद करना, मॉलिक्यूलरिटी एंड, तो सम हो गया ये, तो ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये क्या है बेटा, जीरो हो सकता है, इवन हो सकता है, इट इज़ ऑलवेज होल नंबर बेटा। ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, और ये इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन और फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ नो मीनिंग, ये दोनों के लिए, और ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जीरो ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, और यहाँ पर क्या बेटा आपका, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप द सेम
यानी ओवरऑल रिएक्शन सबके लिए सेम रहेगी, तो याद रखना बार बार। अब बेटा यहाँ पर देखो, इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलवाएगा, क्या निकलवाए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दे तो इनका सम कर देना, जो क्या है आपकी पावर दे रखी है, जैसे यहाँ पर ये दे रखी है, ये पावर दे रखी है आपको यहाँ, ये वाली और इसकी पावर, इन दो पावरों का क्या कर देना, सम कर देना। तो आपको क्या आ जाएगा, जैसे 1/2 प्लस में 3/2, तो कितना हो गया 4/2 एंड आपका आ गया 2, तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस हो गए। तो इस तरीके से आपको निकालना। ऐसे यहाँ क्या भाई बेटा 3/2 माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस में 2 अपॉन में 2, तो इसका मतलब 1/2, तो इसका मतलब हाफ ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, किसकी हो गई, हाफ ऑर्डर की रिएक्शंस हो गई। सो ऑन। नेक्स्ट बेटा राइट द nth ऑर्डर, तो ये आपका बेटा टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक साथ सारी यूनिट दे रखी है और कैसे कैसे निकाली गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यू के लिए। यहाँ से आप याद रखें, जीरो ऑर्डर के लिए क्या बेटा मोल पर लीटर पर सेकंड है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या मोल लीटर सेकंड इनवर्स। तो आगे आगे देखो बेटा, यहाँ भी कुछ नहीं है। अब देखो आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, तो आपको बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से अगर रिएक्शंस का फाइंड आउट करना कौन से ऑर्डर की है, तो आपको अगर यूनिट याद है, क्या याद है, अगर आपको यूनिट याद है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा मोल पर लीटर, आपका लीटर पर मोल पर सेकंड, तो सेकंड ऑर्डर, सेकंड इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। बस आपको ये यूनिट याद होगी, कौन सी यूनिट याद हो, अगर आपको ये वाली यूनिट याद है, ये वाली यूनिट याद है, तो इनसे देखो यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकंड सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर की है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स सेकंड ऑर्डर की है, तो यहाँ पर सेम यही है। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन आप, अब वो कह रहा है ए टू बी प्रोडक्ट का रेट लॉ आपको दे रखा था ऑर्डर, तो दोनों का क्या बेटा सम कर दीजिए, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकल आएगा। तो नेक्स्ट जो आपके यहाँ हरियाणा बोर्ड में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो बेटा देखो आपका यहाँ है आपका 2012 में, डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एंड ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो इतने सारे हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफाइंड कैसे करेंगे, द रिएक्शन विच इज द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यानी जिसका रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड ना करे, आपका किस पर डिपेंड ना करे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ना करे, उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये आपको दे दिया कि के आर नॉ इज इक्वल टू के के बराबर, यानी रेट क्या होगा के एंड आर की पावर, जो उसने कहा जीरो ऑर्डर है तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी जीरो, तो आर किसके बराबर हो गया, जिसकी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर, तो रेट इज इक्वल टू के बराबर। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर कैसे लिखेंगे बेटा, आपका हो गया रेट इंटू पी, तो वहाँ से इस तरीके से लिखेंगे आपका दोनों, कि एक बार आपने देखा कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी के हो जाएगा, और रेट लॉ के हिसाब से किसके बराबर हो जाएगा भाई, रेट इज इक्वल टू के इंटू में आर के, इसकी पावर जीरो तो इसकी पावर के बराबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, आपका जो डी आर क्या है, कि जो डी आर है वो किसके बराबर हो गया है, वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आगे चले, तो आगे हो गया भाई एनी क्वांटिटी, तो रेट आई की वैल्यू है, फिर के टी आएगी, फिर ऐसे आपको वैल्यू, ऐसे जो टीचर है उन्होंने आपको कराई होगी, तो वहाँ से टोटल वैल्यू आप इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई इतना ज़्यादा नहीं लिखने का, सिर्फ आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। हाफ लाइफ ऑर्डर, तो वी नो दैट, आप सीधा सीधा कहेंगे कि आप क्या जानते हैं, ये वाला जानते हैं, आप सीधे सीधे जब टी हाफ को आप क्या करेंगे ड्राइव करेंगे, तो वी नो दैट फॉर जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से क्या है कि आर नॉट इज इक्वल टू आर अपॉन में टी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको टर्म को अगर आगे हम रिवाइज करें तो क्या रहेगा, टी इज इक्वल टू कैसे लिख सकता है, आर नॉट माइनस में आर अपॉन में के लिखा जा सकता है, क्या लिखा सकता है। अब टी हो गया हाफ, टी हो गया हाफ, तो कंसंट्रेशन जो फाइनल कंसंट्रेशन हो वो भी कितने हो जाएगी, आर नॉट बाई टू, तो मैं उसकी जगह पर क्या रख सकता हूँ, तो आर नॉट माइनस में आर नॉट बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा, टू आर नॉट माइनस में आर नॉट, तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा आपका, कि टू आर में से एक आर गया तो आर बाई टू आएगा। तो सेम ऐसी तरीके से ये वाली वैल्यू, तो आर नॉट बाई टू, तो आपका कितना आ गया बेटा, टी हाफ की जो वैल्यू आएगी वो किसके लिए, आपका जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू रहेगी आप कितनी, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू के।
R0/2 के ये वैल्यू आपकी रहेगी। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिफाइंड द टर्म हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या था? टाइम पीरियड टू रिड्यूस द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी जब आपका क्या है कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन का हाफ हो गया। तो ये हो गया बेटा डिफाइन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो सेम प्रोसीजर है बेटा आपका, ये लिख दिया। यहाँ से क्या है भाई के इंटू में टी, क्योंकि आर की पावर 1 रहेगी, क्या रहेगी? 1 रहेगी, तो ये एज इट इज रहेगा। तो आर वैल्यू एक साइड में, बिना आर वाली वैल्यू एक साइड में, तो के इंटू में यहाँ से टी इधर चला गया और आर इसके नीचे आ गया। तो आगे इसमें आपने क्या किया बेटा? इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू क्या है भाई? आर इज इक्वल टू के टी इंटू में ऐसे आएगी। तो बट आप ये याद रखना बेटा, ये वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी गलत लिख दी है इस बुक में। तो ये वैल्यू जो आएगी वो इस तरीके से आएगी आपको। किस तरीके से आएगी? वो वैल्यू आएगी इस तरीके से, यहाँ पर ये आएगी लिन। किस में आएगी? लिन के। किस में आएगी? लिन के इज इक्वल टू के टी इन प्लस में आई, यहाँ पर लिन आएगा बेटा। फिर आगे लिन चलेगा आगे। तो अब जब आकर टी आपका 0 हो तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? R0। तो R की जगह पर R0, टी की जगह पर 0 पुट करो तो आई की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। अब ये आई की वैल्यू यहाँ पुट करो, आप कहाँ पुट करो? इस जगह पर पुट करो आई की वैल्यू यहाँ। जब यहाँ पुट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? इक्वेशंस बन जाएगी आपके सामने ये वाली। कौन सी वाली बन जाएगी? ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली, कि लिन के इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में लिन R0। तो आपका क्या है? इस लिन को मैं इसको इधर ले आऊँ और के को इधर ले आऊँ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका? ये वैल्यू आपका इस तरीके से बनेगी। ये डायरेक्ट दे दिया आपको यहाँ। ये वैल्यू आएगी इस तरीके से। किस तरीके से? कि लिन R0 माइनस में लिन R इज इक्वल टू के टी, यानी के टी इधर आएगा बेटा ये। तो के टी की वैल्यू क्या आएगी? तो आपका ये प्रॉपर्टी हो गई लॉग एम माइनस में एन वाली, तो एम अपॉन में एन। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से कि लिन, इसको लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू लिन R0 R अपॉन में R0, ये वाला। तो यहाँ समझ नहीं आया तो जो मैंने कहा उसको उस तरीके से समझे कि ये वाली प्लस की इस वैल्यू को इधर ले आइए और इस वाली वैल्यू को इधर ले जाइए। तो लेन R0 माइनस में क्या हो जाएगा? दोबारा से देख लो बेटा, ये वाली वैल्यू इधर ले जाओ और ये वाली वैल्यू इसकी जगह पर। जो तो ये प्लस की है तो इधर जाके माइनस की हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो के टी इज इक्वल टू क्या आएगा? अब आएगा आर लेन R0 माइनस में आर एन आएगा, तो R0 अपॉन में एन। तो ये वाली वैल्यू आपके आएगी बेटा, बीच वाली को भूल जाए, ये वाली वैल्यू है के इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी लेन R0 अपॉन में आर। तो यहाँ पर लेन को हटाएंगे तो मैंने उस दिन बताया था कि आपका 2.303 से क्या करेंगे? लॉग में लाने के लिए मल्टीप्लाई। तो ये हो गया। ये आपके बेटा ग्राफ याद कर लेना। तो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ है, यहाँ स्लोप का के है और यहाँ पर के अपॉन में 2.303 है दोनों ग्राफ से। ये बेटा आपका जस्टिफाई, तो जस्टिफाई उसने कहा है कि जस्टिफाई दैट कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप क्या करेंगे? टी हाफ निकालेंगे यहाँ से। तो वी नो दैट इतना हम जानते हैं, कहाँ से? अभी हमने पढ़ा ये वाला, यहाँ से आप जानते हैं। तो वी नो दैट ये हो गया। आपको है ना टी हाफ निकालना, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, कुछ नहीं करना दिमाग से, सिर्फ जस्टिफाई वस्टिफाई जो भी कुछ कह रहे तो उसने कहा है कि जस्टिफाई दैट टी हाफ। तो आपको यहाँ टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो दैट इतना हो गया टी हाफ। तो R0 की वैल्यू कितना? R0/2। तो आप R0/2 यहाँ रखिए और ये आ गया बेटा इतना। लॉग की वैल्यू 2 लॉग की रहती है 0.301 रहती है। तो ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी करा करके आप इतना रख देना। ना है तो कोई प्रॉब्लम, आप सीधा याद रख दो T इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। तो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म कहीं भी नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड आगे दे रखा बेटा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम फॉर कंप्लीट द 3/4 ऑफ द रिएक्शंस एंड टाइम टेकन फॉर द कम्प्लीशन ऑफ टी हाफ। तो बेटा इतना तो आप जानते हैं, यानी टाइम है 3/4 का। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। तो आर की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? R0 यानी जो फाइनल कंसंट्रेशन रहेगी वो भी कितनी रहेगी? आपका R0/4, R0/4
4 यानी कंप्लीट कितनी हो गई, यानी 1 है, 1 में से कंप्लीट हो गई 3/4, बचेगी कितनी, बचेगी कितनी बेटा, 1/4 ही तो बचेगी। तो इनिशियल की 1/4 बच गई फाइनल वाली, तो आप वहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए। तो टी की जगह पे कितना आ गया, इतना वैल्यू आ गया। कोई प्रॉब्लम बेटा, सीधा सीधा समझ में आ गया। तो log 4 की वैल्यू आप लॉग टेबल से याद कर सकते हैं। फॉर टी हाफ ऑफ रिएक्शन, टी हाफ, अब हाफ के ये 3/4 क्या आ गए, तो हाफ के लिए भी सेम क्या है बेटा, अब इनिशियल कितने हो गए, हाफ है, हाफ ही बचेगी। तो 2 यहाँ नीचे आ गया, हाफ ही थी और हाफ ही यहाँ बचेगी, तो 2 हाफ आ गया। तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ निकाल दी, दोनों वैल्यू को रख दीजिए, तो उनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2। अब राइट द जनरल फॉर्मूला, तो यह आपको पता है कि टी हाफ के लिए राइट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर टी इन हाफ लाइफ पीरियड फॉर रिएक्शंस ऑफ nth ऑर्डर, किसके लिए, nth ऑर्डर। तो आर क्या बेटा आपका R0 n-2 कितना है, n-2, ये चीज़ दे रखी। ड्राइव द आपका इंटीग्रेट, तो इतना कोई खास फेज गैस फेज में हमारे बोर्ड में नहीं देता है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट के की वैल्यू इतनी दे रखी है एंड टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू आपको फॉर्मूला बताता बेटा, के की वैल्यू दे रखी है, टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 अपन के की वैल्यू यहाँ रखी, जब कैलकुलेशन कीजिए सीधा सीधा है। अब नेक्स्ट बेटा आपका कैलकुलेट द टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देयर रेट कांस्टेंट्स गिव्स द 200 एंड 2 मिनट्स, तो जब बेटा 200 को रख दीजिए उसके नीचे एंड 2 मिनट्स को रख दीजिए, दोनों वैल्यू अपना अपना आंसर अलग अलग दे देंगे। और 1 ईयर है तो 1 ईयर को लिख दीजिए, तो वो अपना अपना आंसर अलग अलग आएगा। नेक्स्ट बेटा आपका ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है बेटा क्वेश्चंस, ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है और वैसे बरेन बोर्ड में पूछ सकता है अगर पेपर को टफ लेके जाते हैं। तो वो कहता है कि सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99.9% इज आपका द 10 टाइम्स ऑफ द लाइफ टाइम पीरियड, यानी टी हाफ का। यानी अगर हम किसी रिएक्शन को 99.9% क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो वो 10 टाइम्स होती है किसके, टी हाफ ऑफ रिएक्शंस के। तो व्हेन रिएक्शन कंप्लीट 99.9%, तो इसका मतलब आर एन कितना हो गया बेटा, तो R0 माइनस में 0.99% हो गया। तो आर की के की वैल्यू हो गई टोटल इतनी, तो आपका कंसंट्रेशन आ जाएगी भाई, आर जो है इनिशियल में से कितना माइनस कर दीजिए, इतना मान लीजिए 1000 मान ली हमने, कौन सी ये 1000 है, 1000 में से इतना माइनस करेंगे तो 1% ही तो चांस रहता है, वो हो गया। तो 10 की पावर 3 आ गया ये वाली, तो इतनी वैल्यू यहाँ पर आ गई। और ये टी हाफ की वैल्यू क्या, टी हाफ 0.693 एंड टी हाफ टी एंड टी हाफ, टी एंड टी हाफ की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। तो बस आपको शो करना है, दोबारा से देख लो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ क्या है, R0 इज इक्वल टू R0 माइनस में R, ये वैल्यू कैसे आई है आप दोबारा से सुन लीजिए बेटा। उसने कहा है कि कितना 99.9%, 99.9% यानी अप्रोक्स 1% के बराबर बचा है ना, 0.1%। तो 0 इनिशियल ये हो गई, इतना हम क्या करते हैं इसमें से माइनस कर दें, क्या कर दें इसमें से माइनस कर दें। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और टोटल वैल्यू यहाँ आपने पुट की है, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से घटेगी तो इतनी आ जाएगी। तो आगे देखिए बेटा, आप चाहो तो इसको कितना लिख सकते हैं, 999 में 1000 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 999 में 1000 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 2017-18 में पूछा गया था, जब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैज़ रेट कांस्टेंट इतना, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्शन टेक्स टू रिड्यूस 3 ग्राम, यानी आपका इनिशियल ये हो गई और फाइनल ये हो गई। तो आप वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है। ऐसे ये है बेटा आपका सीधा सीधा क्वेश्चन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम दे रखा है और टी हाफ की वैल्यू आपको क्या है, केट की वैल्यू आपको निकालनी है। सो दैट द आपको 99% कंप्लीट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड ट्वाइस ऑफ द कंप्लीशन 90%, तो सेम पहले किया था, सेम उसी के जैसे अब इसको करना बेटा, सेम एज इट इज। देख लो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो आपको लग रहा है, तो जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे आप बोर्ड में। देखो बड़ा छोटा सा है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के इज इक्वल टू इतना, तो के की वैल्यू दे रखी है, सीधा सीधा रख दीजिए बेटा। ऐसे यहाँ पे 20 मिनट और 20% डी कंप्लीट द टी हाफ, तो भाई 20% दे रखा है, तो सीधा सीधा रख दो भाई, 20% हो गया तो 100 में से माइनस कर लो, यानी 100 आपका 80 बचेगा, सीधा सीधा आ गया, रख दो सर।
कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के, तो के की वैल्यू दे रखी है और सीधा सीधा रखो सर के की वैल्यू है। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को ही कर जाएँ, आपके 100% बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, 100% गारंटी बेटा। कैलकुलेट के की वैल्यू दे रखी है बेटा, सीधा सीधा आंसर है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं है। आप एक बार कोशिश कीजिए, अपने आप होते चले जाएंगे। एक बार कोशिश कीजिए बेटा। सॉल्यूशन दे रखा है, नहीं तो रट जाइए, रट जाइए। ये रिएक्शंस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर दे रखी बेटा, आर की वैल्यू ए की पावर तो क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है बेटा, के है तो 2 है, तो 2 आएगी, इसको तो सीधा रख दीजिए। रिएक्शन का कहते हैं डबल कर दिया जाए तो कितना 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, हाफ कर दिया जाए तो 1/4 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा 1/4। टाइम दे रखा 480 सेकंड, रख दीजिए, आ जाएगा सर। रेट कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ दिस पीरियड, तो टी हाफ निकालना, के की वैल्यू रख दीजिए, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। सूडो केमिकल रिएक्शन अभी आपको डेफिनेशन शुरुआत में बता दी थी बेटा, सेम उसका एक एग्जाम्पल ले रहा। उसके बाद है भाई टेम्परेचर थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, उनकी भी डेफिनेशंस आपको आगे बताई हुई है। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट possess द इफेक्टिव कोलिजन एंड एक्सीवेटर, क्या मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद बेटा आपका क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट है, सीधा सीधा याद रखना। टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है 330, आपका फिर क्या है बेटा 300 पर 10 डिग्री केल्विन का जो डिफरेंस है वो है। एक्सप्लेनेशन आपके सैंपल पर अरेनियस इक्वेशन सीधा सीधा 2012-13 में पूछी गई, बट डिफाइंड करना नहीं पूछी गई है। अरेनियस इक्वेशन सीधा सीधा याद रखना, एमसीक्यू में आ जाती है। ये आपका डेरिवेशन है इसका, यानी 2 बार ले लेना, एक बार K1 करके ले लेना, एक बार K2 करके ले लेना दोनों वैल्यू, और उनमें फिर क्या है बेटा K2 वाले को K1 से डिवाइड करते चले जाना। ये आपका व्हाट इज द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट पर क्या है, टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, ये वाला है। तो ये आपके भाई क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप इन क्वेश्चंस को करें भाई। कैटालिस्ट डालेंगे तो क्या होगा, जब किसी भी रिएक्शंस में कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस का क्या है बेटा, स्पीड घट और बढ़ जाती है, मेंटेन करता है तो बढ़ भी जाती है, तो उन्हें इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक बार फिर से इनको रिवाइज करना और बार बार इस वीडियो को देखना, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे और इनको करने की कोशिश करना। अगर कोई डाउट रहता है तो बेटा आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं।